हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं, आज हम आपके लिए ले आए हैं यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से आपके अनसोल्ड पेपर हो चुके हैं। 2020, 2019 और 2018 के अनसोल्ड पेपर आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज जो हम आपके लिए लाए हैं वो है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2020 सेट नंबर 2 347 WA ये कोड है। और ये मेरे पास आप देख रहे हैं HM का अनसोल्ड पेपर है, ठीक है ना। HM का अनसोल्ड पेपर है जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया गया है। तो आज इसी अनसोल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आपको सोल्यूशन मिलने वाला है और अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक अनसोल्ड पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। क्या दूंगा? केवल आंसर दूंगा, जिससे आपको आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो अनसोल्ड लगाना होगा, और अनसोल्ड सॉल्व करना है तो आपको जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में बना रहना होगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और अपने आप घर बैठ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओमिक्रॉन कोरोना की मार फिर से बढ़ने लगी है। हो सकता है कि विद्यालय बंद हो जाए, लेकिन बच्चों में आपसे एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। उनकी डेट जो है वो घट बढ़ सकती है, कम हो सकती है या ज़्यादा और आगे जा सकती है। वैसे अप्रैल और मई के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो डेट आपकी घट बढ़ सकती है, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। पिछली साल की तरह इस बार एग्ज़ाम जरूर कराया जाएगा, 100% एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेट चालू हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा सेट नंबर 2, हाँ पहला सेट आपका बाद में करवा दूंगा, थोड़ा हो नहीं पाया किसी कारणवश, इसलिए आज हम सेट नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट नंबर 1 भी आपका आ जाएगा, 1 बाई 1 करके आ जाएगा टाइम से, ठीक है। तो इस सेट में जो पहला टॉपिक है वो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन ऑप्शनल के होते हैं, 6 क्वेश्चन ऑप्शनल के होते हैं। उनमें से चालू करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट कह रहा है ग्रेफाइट इज ए एन। क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज ए एन आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो जो ग्रेफाइट होता है उसका थर्ड ऑप्शन सही है, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स। अब इसका बी नंबर देते हैं। विच पेयर ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो आइसोटोनिक है, वो भी सेम टेम्परेचर में, यानी जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो तब की बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है 0.1 m NaCl एंड 0.1 m Na2SO4, 0.1 m यूरिया। थर्ड ऑप्शन 0.1 m यूरिया। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयोनिक नहीं होते हैं। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ आयंस इक्वल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयंस इक्वल है। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस एंड 0.1 m Na2SO4 का Na2SO4, ये आपका ऑप्शन सही होगा। नंबर ऑफ आयंस की बात करें, Ca डबल प्लस 2 NO3 निगेटिव इसमें बनेगा 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव, इक्वल आते हैं, इसलिए ये सेम। सी नंबर की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स A B C एंड D आर प्लस 1.5 V 2.0 माइनस का है, प्लस 0.34 वोल्ट एंड माइनस 0.76 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दीज मेटल्स इज। तो जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है ना, रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स की, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निगेटिव में होगा,
ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव में होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा, क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सेकंड होता है, बी सबसे ज़्यादा है, डी उससे लेस, सी उससे लेस और ए सबसे लेस। ठीक है ना, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात डी, विच एमोंग द फॉलोइंग रिएक्शंस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो है डी का फोर्थ ऑप्शन सही है, H2 + Cl2 रिवर्सिबल 2HCl, ये जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो जो ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसका ई नंबर चलते हैं, द रीजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एमीन फ्रॉम एमाइड्स, एमाइड से एमीन प्रिपरेशन में, एमाइड से एमीन को प्रिपेयर करना है, उसके लिए कह रहा है कौन सा रीजेंट यूज किया जाता है, कौन सा अभिकर्मक यूज करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है Br2/KOH, सही हो जाता है। डी ऑप्शन की बात करें, डी चौथा, सॉरी ई के बाद एफ आएगा। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइबोफ्लेविन इज द नेम गिवन टू, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम होता है। तो ये होता है विटामिन B2 का, और ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन है जो कि सही हो जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शनल टॉपिक फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम साफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ए पार्ट है ना। ए पार्ट कह रहा है, इन ए सॉलिड मास पोटेशियम एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्यूबिक लैटिस, यानी कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। What will be the approximate number of unit cells in 4 gram of potassium? Atomic weight of potassium is equal to 39. तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं 1 मोल पोटेशियम इज इक्वल टू 39 ग्राम्स, ठीक है ना। जितना कि मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट है, वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो ठीक है ना, 39 दैट इज, अर्थात इसका मतलब होता है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। ये एक एवोगैड्रो नंबर्स होती है, क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर्स है। तो hence the number of atoms in 1 kg of potassium, 1 kg of potassium is equal to क्या हो जाएगा भैया, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 39, ठीक है ना। 39 का डिवाइड कर देंगे तो 1 kg में नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे, ठीक है ना। लेकिन सो हमें दिया गया है 4 kg, तो द नंबर ऑफ 4 kg ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 अपॉन 39, ये हो गया 4 kg में नंबर ऑफ एटम्स इतने आ जाएंगे। सॉरी, आगे हम चलते हैं। चूंकि हेंस एटम्स इन द क्रिस्टलाइन क्यूबिक लैटिस, एटम्स इन द क्रिस्टलाइन क्यूबिक लैटिस इज इक्वल टू 2,
यानी नंबर ऑफ एटम्स, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये आपको थ्योरी में बताया जा चुका होगा। तो सो नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 अपॉन 39 इंटू 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.046 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 39 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3088 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू कर सकते हैं 3.088 इंटू 10 की पावर 22 यूनिट सेल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का जो ए पार्ट था वो आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड के बी पार्ट पर। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अभी हम साफ कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो कह रहा है ऑन डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन द इंक्रीज ऑफ 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड इन बॉइलिंग पॉइंट was recorded. Molar elevation constant for benzene is 2.67. Calculate the molecular weight of substances. ठीक है ना, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम एंड elevation of boiling point delta TB is equal to 0.4 degree centigrade. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बेंजीन यानी KB is equal to दिया गया है 2.67 और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है। और तो हमारा जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो 1000 इंटू KB की वैल्यू है 2.67 इंटू स्मॉल w है 2.5 ग्राम अपॉन डेल्टा TB है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू कैपिटल W है 100 ग्राम। वो एक पॉइंट से एक पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट के 2 से 2 डिजिट हो जाएंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे और 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब ये हो जाएगा 267 इंटू 5 अपॉन 4 2 जा 8। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 166.87 ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाता है। किसका है ये? सेकंड का बी पार्ट है ना। अब हम लोग चलते हैं सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है, कैलकुलेट द EMF फॉर द फॉलोइंग सेल CD/CD। देखिए रिएक्शन दी गई है हमारी, क्या दे रखा है, दे रहे हैं CD डबल पॉजिटिव 1m gives then Ag plus Ag1, ये दी गई रिएक्शन। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ रिएक्शन आर एज फॉलोज। स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर दिया गया है, क्या दे रहे हैं, CD 2.2 आप लोग CD का जो E0 दिया गया वो -0.40 वोल्ट एंड Ag प्लस ऑब्लिक Ag
का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया गया है वो है +0.80 वोल्ट, ये दिया गया है, ये वैल्यू आपकी दी गई है। और इसमें पूछ रहा है कि हाफ रिएक्शनल ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? ईएमएफ फाइंड करना है। तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ई सेट इक्वल टू इज नॉट कैथोड प्लस ई नॉट ए नॉट, ठीक है। कैथोड पर वैल्यू कौन सी जाती है? नेगेटिव चार्ज वाली, सॉरी कैथोड पे जाएगी पॉजिटिव चार्ज और एनोड पर जाएगी नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये सॉरी माइनस होता है और ये हो जाएगा, कैथोड की वैल्यू ये वाली होती है प्लस में और एनोड की होती है माइनस में। तो ये आ जाएगा 0.80 माइनस माइनस के 0.40, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.40 इक्वल टू आ जाएगा 1.20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। 1.20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकेंड का सी पार्ट भी लग गया आपका। अब कह रहा है व्हाट इज द कोएगुलेशन एंड हार्डी-सुलजे रूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट जो है कोएगुलेशन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 5 में शॉर्ट नोट में मिल जाएगा। और साथ में इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है हार्डी, क्या पूछ रहा है? हार्डी-सुलजे लॉ, ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ से आप चैप्टर नंबर 5 से सेकंड के डी को आपके दोनों पार्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये आपको थ्योरी में कराए जा चुके हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी में आपके सारे हैं, अथवा आप किसी भी मॉडल से देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएंगे। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है ना। 3 का ए पार्ट कह रहा है ए सैंपल ऑफ H2SO4 इज 94% W/V एंड इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर लीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो लिख सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम m से प्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितना आएगा? 98 हो जाता है। ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 98। और इसके बाद में हम लोग सैंपल करते हैं कि जैसा 1 सैंपल ऑफ 94 ग्राम, हैंस वेट ऑफ H2SO4 in 100 ml इक्वल टू 94 ग्राम्स, ठीक है ना, 94 ग्राम। तो 100 ml सैंपल, 100 ml सैंपल ऑफ वेट 100 ml सैंपल ऑफ वेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है इसका 100 ml, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना लिया गया है? 100 ml हो गया। और डेंसिटी है 1.84, मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 ग्राम्स आ जाएगा। ये तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है ना। सैंपल यानी सॉल्यूशन का वेट आ गया 180 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, या लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 184, ये तो सॉल्यूशन का है, माइनस
सॉल्यूट का 94 इक्वल टू 90 ग्राम्स। ये सॉल्वेंट की वैल्यू आ गई कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम से। अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू कितनी है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w हमारा है 94, ये रहा सॉल्यूट की वैल्यू है 94 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू है हमारी 98, ये रही मॉलिक्यूलर वेट, और इंटू कैपिटल W जो आपका है वो आया 90, ठीक है ना, ये आ गया 90। अब आप देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 और ये हो जाएगा 47, 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4700 अपॉन 49 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 49 इंटू 9, ये आ जाएगा 4700 इंटू अपॉन 441 इक्वल टू डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 10.65 मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 10.65 मोल पर केजी। ये आपका थर्ड का ए पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, थर्ड का ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी पार्ट है, थर्ड का बी कह रहा है, थर्ड का बी कह रहा है एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय फैराडे। फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ डिवाइड पूछ रहा है। वैसे तो ये चैप्टर नंबर थर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर थर्ड के क्वेश्चन है जो आपकी थ्योरी में होंगे, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इनको सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सी पार्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी थर्ड का जो सी है, सी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, तो थर्ड का सी पार्ट है यानी कि टिंडल इफेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में मिल जाएगा। जहां पर अभी आपने कोएगुलेशन देखा वहीं पर ये भी शॉर्ट नोट में मिलेगा, और इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट है निगेटिव कैटालिसिस। निगेटिव कैटालिसिस जो है ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, बट ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस है। कैटालिसिस टॉपिक जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, इसलिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलने वाले हैं थर्ड के डी पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के डी पर चलने वाले हैं। थर्ड का ए, बी और सी पार्ट हो चुके हैं। थर्ड का डी, ठीक है ना, थर्ड के डी में चलना है। कह रहा है कि राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्ट गैसेस। हेडिंग डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें निकालना है इनर्ट गैसेस की, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1, देयर आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0, यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो क्या है, 0 है, 0 है। नंबर 2 है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर सेल। नंबर 2 है द कॉन्फ़िगरेशन
of their outer cell is NH2 NP6, that is the outer cell completely filled, ठीक है ना, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। और नंबर 2 पर कह रहा है कि इनकी जो आउटर सेल होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, अर्थात आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। ये आपका थर्ड का डी पार्ट। अच्छा, डी का फर्स्ट था ये, सॉरी, ये डी का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलने वाले हैं, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द हीलियम सोर्स ऑफ हीलियम, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का सोर्स, मेन सोर्स क्या है, हीलियम कहाँ से मिलता है, तो लिख सकते द मेजर सोर्स ऑफ हीलियम, द मेजर सोर्स ऑफ हीलियम इज द क्लीवाइट मिनरल्स, ये मेजर सोर्स, यानी हीलियम को मुख्य रूप से क्लीवाइट मिनरल से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये सेट कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, थर्ड का डी हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, कह रहा व्हाई डू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एक्साइटेड पैरामैग्नेटिज्म एंड वेरिएबल वैलेंसी एक्सप्लेन, यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक एंड वेरिएबल वैलेंसीज क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात कह रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 4 के ए का फर्स्ट पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट हेडिंग हो गया मेरी पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स have unpaired, the d block elements have unpaired electrons in their outer d subshell, in their outer d subshell. So they show paramagnetic properties. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स, इनकी डी सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो हम D8 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब नंबर 2 पर हम चलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। सेकेंड पार्ट है इसका, वेरिएबल
वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्यों प्रेजेंट करते हैं ये, इनके बारे में लिखते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the electronic configuration of the outer shell of D block elements is ns2 n-1 d1 to 10, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर सेल का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns2 n-1 d1 to 10 होता है, फुल स्टॉप। दैट इज द electrons of both, that is the electrons of both the ns and the ns and n-1 d subcells take part in bond formation, hence the show variable valence. The electronic configuration of the outer shell of D block elements is ns2 n-1 d1 to 10 होता है, यानी D block elements का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वही होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते समय इनका ns और n-1 d, ns और n-1 d यानी s और d दोनों सबसेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दोनों सबसेल के इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ का ए पार्ट फिनिश होता है, और जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है, यानी कि ए का सेकंड पार्ट अभी दे रहे थे लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपका चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा आपको बड़ी आसानी से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे 4 के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, चौथे का बी, फोर्थ का बी कह रहा है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, एक सेकंड इसको साफ ही कर देते हैं और आगे से चलते हैं। ठीक है, 4 का बी, फॉर्मेशन of aniline from benzene sulfonic acid,
एनिलीन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाना है। तो देखिए इसकी रिएक्शन, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन लिखना है, मेथड नहीं लिखना है, केवल केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। बेंजीन रिंग, इस पर SO3H जोड़ा, क्या जोड़ा, ये हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये बना देगा SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाता है। पुनः इसकी NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, पुनः NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बना देता है फिनॉल OH। क्या बनता है भैया, फिनॉल बन जाता है। और फिनॉल की क्रिया, फिनॉल को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बेंजीन बनता है, माइनस का ZNO निकल जाता है, बेंजीन रिंग बन जाती है। बेंजीन का हम नाइट्रीकरण करवाते हैं HNO3 से, और H2SO4 की प्रेजेंस में तो नाइट्रोबेंजीन बनता है NO2, ये नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन हो जाता है। और इसका अपचयन SnHCl की उपस्थिति में रिडक्शन अगर हम करवाते हैं, रिडक्शन करवा दें तो ये बन जाता है NH2, ये एनिलीन हमें ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बना, एनिलीन फॉर्म हो जाता है, ठीक। इसी में जोड़ रहा है कि फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड आल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर कार्बिल एमीन एंड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शंस। तो हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं कार्बिल एमीन रिएक्शंस। इसका सेकंड पार्ट है कार्बिल एमीन रिएक्शंस, ठीक है ना। कार्बिल एमीन रिएक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या होती है कार्बिल एमीन रिएक्शंस, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स जैसे कि NH2 यानी कि एनिलीन है, इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म पर प्लस बेस, तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड ऑब्टेन हो जाएगा, NC नेम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस 3KCl प्लस 3H2, ये ऑब्टेन हो जाएगा। और इसी में जोड़ रखा है डाइएजोटाइजेशन, यानी थर्ड रिएक्शन इसी की है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन एनिलीन का करवाना है, तो NH2 और इसको रिएक्ट करवा देते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड एंड HCl की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है, तो ये ऑब्टेन होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन हो जाता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये ऑब्टेन होता है फिनॉल OH प्लस आयन N2 और प्लस HCl, ये फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन होता है भैया, फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 रिएक्शन पूछी गई थी, आपका कंप्लीट हो जाता। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी पर, थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का सी। What are the condensation polymers? Condensation polymers, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है ये, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट एंड पॉलिस्टर बाय कंडेंसेशन, ये भी कैंसिल है। अब 4 के डी पार्ट पर चलते हैं। व्हाट आर एनाल्जेसिक ट्राइकोलेंजर्स, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है और ये चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन है। तो 4 का सी और डी जो है वो आपके कैंसिल है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए कह रहे राइट डाउन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 60 मिनट, इन हाउ मच टाइम विल 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। तो पहले हमें 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हेडिंग डाल देते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। दिस रिएक्शन always obeys the following equation, यानी ये रिएक्शन जो होती है इस इक्वेशन का हमेशा फॉलो करती है। K = 2.303 अपॉन T log A/A-x, इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करती हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड कैरेक्टर है, इन दिस रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, in this reaction on increasing concentration n times of the reactants, n times of the reactant, the rate of reaction, the rate of reactions increases by n times। मतलब अगर हम इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी n टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है ना, n टाइम्स आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, n टाइम्स आगे बढ़ जाएगी। अब इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं। इन द रिएक्शन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इन द रिएक्शन the unit of velocity, in the reaction the unit of velocity is mole per liter second, and the unit of
the unit of rate constant is second inverse, full stop. नंबर फोर्थ है, these reaction are never completed. These reactions are never completed, यानी ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और इन रिएक्शंस में वेलोसिटी की जो यूनिट है मोल पर लीटर सेकेंड एंड रेट कांस्टेंट की वेलोसिटी यूनिट जो है वो सेकेंड इनवर्स होती है। अब इसी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है जो आगे देखते हैं। 5 का ए ही है, इसी में ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, इसी में न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया, ऐड कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 60 मिनट, यानी टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट है, ठीक है ना, 60 मिनट दे रखा है। एंड हाउ मेनी टाइम्स टी इक्वल टू आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। विल टाइम 90% के लिए x इक्वल टू 90%, a इक्वल टू 100% मान लेते हैं, और a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। ये आ जाएगी, सारी वैल्यू हो गई। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 60, टी की वैल्यू 60 है, लॉग सॉरी टी तो फाइंड करना है, लॉग a की वैल्यू है 100 और a माइनस एक्स है 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्मूला k इक्वल टू होता है 0.69, हेंस k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यह फॉर्मूला होता है, इसी की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10, तो 0.693 अपॉन टी हाफ की जगह पर वैल्यू कितनी है टी हाफ की 60 आई है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, इस लॉग 10 की वैल्यू है 1। अब हम टी इक्वल टू पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 60 अपॉन पॉइंट के 693, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 199.39 मिनट, ये सॉल्व हो जाएगा 199.39। ये आपका 5 का ए पार्ट कंप्लीट होता है, और इसमें आप देख लीजिएगा, नोट कर लिया होगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पर चलते हैं। फाइव का बी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर, ठीक है ना। हाँ, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन है, और ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। पार्ट सी पर चलते हैं, चैप्टर नंबर सी पर चलते हैं। सॉरी 5 का सी कह रहा व्हाट आर लिगेंड्स, हेडिंग डालेंगे लिगेंड्स, लिखेंगे डेफिनीशन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये आपके, और गिव द डेफिनीशन ऑफ
एंड एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। फिर हेडिंग डालेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, इसमें भी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। फिर हेडिंग डालेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स, इसमें भी आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल देना है। यानी ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 9 के हैं। चैप्टर नंबर 9 में इन तीनों की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, ठीक है ना, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आपको तीनों वहीं पर मिल जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट है FeH2O का होल 6 Cl3 और इसका सेकंड दिया गया है K4 FeCN का होल 6। इनका जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इनमें 4 चीज़ें ढूंढ लेते हैं। IP यहाँ पर ढूंढना है, IP चाहिए हमें, लिगेंड चाहिए हमें, सेंट्रल मेटल चाहिए हमें और ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। IP, लिगेंड, सेंट्रल मेटल और ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर। IP हमेशा बड़े ब्रैकेट के बाहर मिलता है जो कि है क्लोराइड। लिगेंड हमारा H2O है जिसमें कि 6 है तो हेक्सा एक्वा, और ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर हो जाएगा फेरस, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी 3। अब IUPAC जब नेम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड, ये बन जाएगा। इसका IP हमारा पोटेशियम है, बड़े ब्रैकेट के पहले है पोटेशियम। लिगेंड हमारा CN है, CN का नाम होता है साइनो, हेक्सासाइनो, और Fe सेंट्रल मेटल निगेटिव होने के कारण फरेट हो जाएगा, FeRRAT फरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी 2। तो जो IUPAC नाम बनेगा वो होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फरेट सेकंड, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। पोटेशियम हेक्सासाइनो फरेट सेकंड हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको साफ कर देते हैं। ये आपका नोट हो गया होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। 5 का C हो जाता है। 5 की D की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का D, हाँ, इसमें क्या क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो 2 प्रिपरेशन मेथड बनाना है, यहाँ पर लिख सकते हैं PREPA प्रिपरेशन मेथड्स। नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम हेलोएल्केन प्रिपरेशन की हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन ऑब्टेन करते हैं। क्या हो जाएगा भैया, CH4 एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी हेलोजन से रिएक्ट करवाने पर CH3Cl प्लस HCl प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट मेथड हो जाती है, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है, सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल।
एल्कोहल से। तो क्या होता है, एल्कोहल के लिए जनरल रिएक्शन लिखते हैं ROH प्लस HX, यानी एल्कोहल की अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्कोहल को, यानी एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, सो ऑब्टेन्ड हेलोएल्केन प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH प्लस HBr बन जाएगा C2H5Br ऑब्टेन प्लस H2। इसमें क्या हेलोएल्केन एंड राइट द रिएक्शन विद द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है रिएक्ट विद KOH। KOH से अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी हेलोएल्केन को, तो क्या होता है, वो भी एल्कोहलिक मीडियम में, तो RCH2CH2OH प्लस KOH, सोल्यूशन कैसा है, एल्कोहलिक। तो when react with alcohol from alcoholic base to obtain alkene, RCH double bond CH2 plus H2 और प्लस हेलोएल्केन को रिएक्ट करवाना है यहाँ पर Br या फिर X, यानी कि X ले सकते हैं, X को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लस KX ये बन जाएगा, है ना। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका एल्कीन ऑब्टेन होता है। और फोर्थ पॉइंट इसी में कह रहा है रिएक्ट विद AgCN, रिएक्ट विद AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो RH प्लस AgCN रिएक्ट करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड ऑब्टेन होता है NC प्लस AgX, एल्किल आइसोसाइनाइड ऑब्टेन और प्लस AgS। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 का A, ठीक है ना। कह रहा है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन एंड एल्कीन्स। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन सो प्राइमरी अल्कोहल विद एसिटिक क्लोराइड एंड रिएक्ट एसिटिक एसिड। राइट द मेन यूज ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेडिंग पढ़ती है प्राइमरी एमीन्स टू अल्कोहल, प्राइमरी एमीन्स टू अल्कोहल। तो फर्स्ट NaNO2 प्लस HCl, अगर ऐसा हम करते हैं तो NaCl प्लस HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, ये हमें नाइट्रस एसिड ऑब्टेन होता है। और जैसे ही नाइट्रस एसिड ऑब्टेन होता है इसको हम प्राइमरी एमीन जैसे कि CH3CH2NH2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो एल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है CH3CH2OH प्लस N2 और प्लस H2, ये ऑब्टेन हो जाता है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाता है एल्कोहल। सेकेंड पॉइंट पर कह रहा है एल्कीन टू एल्कोहल, सेकेंड पार्ट में है इसी के एल्कीन टू एल्कोहल। एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, एल्कीन टू एल्कोहल को ऑब्टेन करना है,
तो एल्कीन के लिए जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं तो CH3 CH2OH ऑब्टेंड हो जाता है, ये हमारा एल्कोहल बन जाता है। इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से इसी को रिएक्ट करवाना है तो CH3COCl ये एसिटिल क्लोराइड है और इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं HOCH2CH3। अगर ऐसा लिख देते हैं तो इतना पार्ट हमारा आउट हो जाता है, CH3COO इतना, ये ऑप्टेन होगा CH3COO C2H। एस्टर ऑप्टेन होता है प्लस HCl निकलता है। और इसी का फोर्थ पार्ट कह रहा है रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, रिएक्ट विद एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CH3COOH प्लस C2H5। तो ये पार्ट निकलेगा CH3COOH प्लस C2H5 प्लस H2O, फिर भी एस्टर ही बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। यूज ऑफ, अगली हेडिंग है आपकी यूज ऑफ एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। ये आपको चैप्टर नंबर 5 में एथेनॉल टॉपिक होगा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, उस टॉपिक से आपको यूज, आपको 4-5 यूज मिल जाएंगे। सो आप इसको वहीं से क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है एथेनॉल होगा, यानी C2H5OH। इस टॉपिक से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके दो पॉइंट आपको लिखने हैं, एथेनॉल के यूज वहीं से कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 6 के बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है हमारे पास, नहीं सॉरी 6 के ए का और 6 के ए का और राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड एनिलीन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ये फर्स्ट कंडीशन है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को ऑब्टेन करना है तो देखिए क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन यानी कि C6H5Cl प्लस फिनॉल के लिए क्या करेंगे, वाटर यानी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, HCl आउट हो जाएगा और ऑब्टेन्ड हो जाएगा हमें C6H5OH जो कि फिनॉल होता है प्लस HCl। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर होगा हाई टेम्परेचर HIGH, हाई टेम्परेचर। अब एनिलीन से फिनॉल बनाना है, सेकेंड पार्ट है इसी का, एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल को ऑब्टेन करना है। एनिलीन हमारा क्या है, C6H5NH2, इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड NaNO2/HCl, यानी अम्ल के एसिड के साथ और सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो C6H5N2 प्लस Cl माइनस यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर C6H5
OH प्लस N2 और प्लस HCl, ये हमें फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है, मेन प्रोडक्ट हमें कंप्लीट हो जाता है। आगे कह रहा है एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, राइट द केमिकल रिएक्शंस, यानी फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ फिनॉल, हेडिंग डालेंगे एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ फिनॉल। और फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्या है कि OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन फिनॉल, OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन फिनॉल, फिनॉल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाउएवर इट एक्साइवेट, however it exhibit acidic properties, acidic properties as it gives off, as it gives up hydrogen ion to form phenoxide, to form phenoxide ions। यानी जो फिनॉल है हमारा उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बट वो एसिडिक प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज कह रहा है कि हाइड्रोजन गिव्स अप हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म, हाइड्रोजन आयन गिव्स करके, हाइड्रोजन को डोनेट करके फिनॉक्साइड ऑब्टेन करता है। सो एक्साइवेट, सो एक्साइवेट एसिडिक कैरेक्टर्स। देखिए रिएक्ट करवाते हैं, OH प्लस इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो ये क्या करता है हाइड्रोजन आयन को डोनेट करके O- प्लस H3O, ये फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन बनाने के कारण ये क्या करता है एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी में कह रहा है फिनॉल रिएक्ट विद HNO3, तो इसको हमें साफ करना पड़ेगा, इसको साफ करते हैं। इतना तो आपका नोट हो गया होगा। और इसका फर्स्ट पार्ट जो रिएक्ट करवाना है वो कह रहा है रिएक्ट विद HNO3, नाइट्रेशन करवाना है, OH प्लस 3HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऑब्टेन होता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल NO2 प्लस 3H2 TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऑब्टेन होता है। आगे जिंक पाउडर, इसी में कह रहा है Zn, यानी रिएक्ट विद Zn, तो C6H5OH प्लस Zn, C6H6 प्लस Zn, बेंजीन ऑब्टेन होता है। तो ये 6 का जो और पार्ट था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 6 के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग। सबसे पहले रिएक्ट करता है टॉलन रीजेंट से, ए नंबर है टॉलन रीजेंट्स, ठीक है ना, टॉलन रीजेंट से रिएक्ट करता है। तो क्या करता है RCHO प्लस Ag2O बन जाएगा RCOOH प्लस 2Ag, सिल्वर मिरर ऑब्टेन, सिल्वर
मिरर, ठीक है ना। सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे सिल्वर मिरर इज ऑब्टेन्ड। सेकेंड पॉइंट कह रहा है बी नंबर पर HCN से रिएक्ट करवाना है तो RCH डबल बॉन्ड O प्लस HCN कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है। क्या देता है भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है। और एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ऑब्टेन करता है। थर्ड में कह रहा है NaHSO3 से, सी पार्ट है, NaHSO3 से रिएक्ट करवाना है। NaHSO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो RHC डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ONaSO3H ये ऑप्टेन हो जाता है। फिर फोर्थ है RMGX, डी है RMGX, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो RC डबल बॉन्ड O H, यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, प्लस RMGX, यहाँ पे R निगेटिव और Mg पॉजिटिव, ठीक है। तो बनाएगा RHC R डैश H और OMGX। OMGX फिर इसका हाइड्रोलिसिस H2O के साथ करवाते हैं तो ये हो जाएगा R डैश H और OH प्लस Mg OH और X, ये इसी में E नंबर कह रहा है फेहलिंग सोल्यूशन। फेहलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं तो RCHO प्लस 2CuO फेहलिंग सोल्यूशन होता है। RC डबल OH प्लस Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट देता है और यहाँ पर सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, ब्लैक पीपीटी देता है। इसमें रेड पीपीटी आता है और इसमें ब्लैक पीपीटी आता है। सॉरी, तो ये छठवें का बी पार्ट भी फिनिश होता है। छठवें के बी का और पार्ट, इसको साफ करते हैं। पांचों रिएक्शन आपके हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 6 के बी का और, 6 के बी का और कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा कि पहले अभी करवाया है, जस्ट ऐसे ही है। इसको रिएक्ट करवाते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट है नंबर 1, रिएक्ट विद एल्कोहल, ROH मतलब एल्कोहल से रिएक्ट करवाना है, वो भी किसको? एसिटिक एसिड को करवाना है। तो RC डबल OH एसिटिक एसिड हो जाता है और इसको एल्कोहल को इस तरह से लिख दें तो एस्टर RC डबल OR प्लस H2, एस्टर ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर है रिएक्ट विद NH3, यानी ये फर्स्ट पॉइंट था। NH3 यानी फ्रॉम NH3 से रिएक्ट करवाना है तो RC डबल OH प्लस HNH2। अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है जिसे हमने इस तरह से लिख दिया।
NH2, ठीक है ना। तो जब हम NH3 और चाहो तो सीधा सीधा लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, NH3 तो RCOONH4, ठीक है ना। अमोनियम एसीटेट ऑब्टेन होता है जिसे हीट करने पर RCONH2 यानी एमाइड प्लस H2O, ये एमाइड मुख्य रूप से ऑब्टेन होता है। इसी का थर्ड पॉइंट कह रहा है PCl5 से, from PCl5 react with PCl5, तो RCOOH plus PCl5 equal to RCOCl plus POCl3 plus HCl, ये बनता है, एसिटिल क्लोराइड बन जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं नंबर 4 पर है NaOH, फ्रॉम रिएक्ट विद NaOH से क्रिया करवाते हैं तो रिएक्ट करवाते हैं तो RCOOH प्लस NaOH रिएक्ट टू ऑब्टेन RCOONA प्लस H2, सोडियम साल्ट प्राप्त होता है, सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। नंबर 5 पर कह रहा है हैलोजन in presence of red phosphorus and H2, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो RCH2COOH रेड फास्फोरस ऑब्लिक H2, तो ये बनता क्या है RCHCOOH और प्लस HX RCH2 प्लस X2 हैलोजन की प्रेजेंस तो मैंने दिखाई नहीं। तो इस तरह से आपका 6 का बी का और भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए कह रहा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस क्लोराइड एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इट्स रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। तो ये जो 7 का ए का फर्स्ट पार्ट है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसे करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद फेरस सल्फेट एंड टर्पेंटाइन ऑयल। तो ये रिएक्शन बता दे रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट के रिएक्शन हम दिए दे रहे हैं आपको। FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cl2 प्लस H2SO4, ये होगा फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2HCl, यानी फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक सल्फेट, ठीक है ना। और इसी में दूसरा कह रहा है टर्पेंटाइन ऑयल से रिएक्ट करवाना है, तो टर्पेंटाइन ऑयल का फॉर्मूला होता है C10H60 प्लस 8Cl2 gives out 16HCl प्लस C10, जिसके लिए 10C रिड्यूस कर देता है। 7 का ए पार्ट कंप्लीट होता है और 7 के ए का और ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए हटा देंगे। 7 का बी पार्ट, 7 का बी पार्ट सेवन का जो बी पार्ट है वो उसमें क्या कह रहा है कि
डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। चलिए कार्बोहाइड्रेट को पहले डिफाइन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसको डिफाइन करते हैं। ऑल दोज ऑर्गेनिक substances which on all those organic substances which on hydrolysis give polyhydroxyaldehyde and ketones are called carbohydrates. फुल स्टॉप। मतलब जो जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हाइड्रोलिसिस कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। We get these from potatoes, wheat, rice, maize, etc. ये हमें इनसे ऑब्टेन्ड होते हैं। इसी में साथ में जोड़ रहे हैं कि OH ग्रुप, 5OH ग्रुप और CHO ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप की रिएक्शंस देना है आपको। फर्स्ट में रिएक्शंस, ग्रुप्स। OH ग्रुप्स की रिएक्शन देनी है तो इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा है CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5 PCl5 CHO CHCl का होल 4 CH2Cl प्लस 5 POCl3 प्लस 5 HCl। इस रिएक्शन से ये बात प्रेजेंट हो जाती है कि इसमें 5 OH ग्रुप यानी 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, 5 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। रिएक्शंस ऑफ CHO ग्रुप्स। CHO ग्रुप्स के लिए रिएक्शन देनी है तो CHO प्लस CHOH का होल 4 CH2OH प्लस हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाते हैं NH2 ये हाइड्राजीन है, इसका नाम हाइड्राजीन होता है और ये बना देगा CH डबल बॉन्ड N NH2 CHOH का होल 4 CH2OH इज ऑब्टेन्ड। ग्लूकोज हाइड्राजोन ऑब्टेन होता है प्लस आपका H2O आउट हो जाता है। अब थर्ड रिएक्शन जो कह रहा है वो CO रिएक्शंस ऑफ कीटोन, इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं, कीटोन ग्रुप से। तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्या, HCO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस HCN, ये हो जाएगा OH CN
CHOH का होल 4 CH2। ये हमारा बना ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या ऑप्टेंड होता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन ऑप्टेंड हो जाता है। ठीक, अब इसमें हम चलते हैं 7 का B। ये आपने नोट कर लिया होगा। जो 7 का B है, B का और देना है। कह रहे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो आप हेडिंग डालेंगे एमिनो एसिड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। एंड प्रोटीन हेडिंग डाल के लिखेंगे विद एग्जांपल। राइट द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये आपको चारों टॉपिक आपकी थ्योरी की नोटबुक में चैप्टर नंबर 14 में कराए गए होंगे, आपके सर ने करवाए होंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और एक डीनेचुरिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये 5 हेडिंग आपको लिखनी है। पांचों एक मार्क्स की है आपकी, और ये पांचों आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेंगी। ठीक है ना, कहाँ पर? चैप्टर नंबर 14 में मिलेंगी। तो इस तरह से आपका सेकंड सेट यानी एक सेट आपका कंप्लीट होता है। इससे आगे का टॉपिक आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। आप बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में और अनसॉल्व सॉल्व करिए। आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।